अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मसूद फ़ारूक और मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ सी ए लतीफ़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने इंडियन पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट किए हैं, मैं समझता हूँ कि हमें उनकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो उस वक्त को हमें यूटिलाइज़ एक सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। इसमें से जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आगे भी होंगे इंशाल्लाह, तो उन सारे टॉपिक्स के रिलेटेड मैं आज आपके सामने एमसीक्यू सेशन लाया हूँ, जो जिसकी पीडीएफ आपको इसके बाद सी लतीफ़ एकेडमी ऐप पर भी मिलेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से। और फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नीचे चार स्टेटमेंट्स है और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किया गया है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आप देखोगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था। आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 मेंशन करता है किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। आते हैं अपने अपने नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल होती है। यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसमें ये किसमें मेंशन किया गया है? आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी तरीके से हम तीसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स। क्या रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स किसी जगह आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा? अभी तक नहीं पढ़ा, ये तो नहीं है। अब चौथा हम देखेंगे, ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन। तो हमें आंसर था कि इनमें से कौन सा गलत है, यानी कि मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। द आंसर वुड बी थर्ड एंड फोर्थ। एक तो ना ही रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स मेंशन किसी जगह है, ना ही ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसी जगह मेंशन है। ठीक है, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के लिए कौन सा राइट अवेलेबल है? क्या उनके लिए अवेलेबल है राइट टू एजुकेशन या राइट टू इन्फॉर्मेशन? देखिए, फॉरेनर्स जो भी आते हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो किन के लिए है अवेलेबल? वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है। सो ये तो ख़त्म हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, यानी कि वो यहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी दी ऑप्शन ए, ओनली वन। Okay, now coming to the next question, which is dealing with our fundamental rights. देखिए, कहता है कि आर्टिकल 21 जो है वो डिक्लेयर ये करता है, वहाँ से स्टेटमेंट गिवन है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, पर यहाँ पर नहीं है। नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. तो ये तो उन्होंने ये बता दिया है, मतलब स्टेटमेंट बोला है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? अब यहाँ पर बोलता है, दिस प्रोटेक्शन अंडर द आर्टिकल 21 इज। क्या ये अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए, मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन है, या ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए है? अब मैंने आपको बोला था ना कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में लेजिस्लेटिव भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। तो इन दोनों की एक्शंस की वजह से, मैंने आपको याद होना चाहिए जब मैंने आपको स्टेट बोला था, यानी कि ये स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। क्या? फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट ये राइट्स देता है एक इंडिविजुअल को। ध्यान रखें, आर्टिकल 12 में आपको मैंने ये पढ़ाया था स्टेट की डेफिनेशन। उसमें लेजिस्लेचर भी आता है, उसमें एग्जीक्यूटिव भी आता है, इवन कि उसमें प्राइवेट बॉडीज भी आते हैं अगर वो सरकार के लिए काम करते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए भी, अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए भी। द आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। समझ आ गया? ठीक है, तो चलिए आगे हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरह रुजू करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है, यानी पढ़ना है और उनमें फिर देखना है क्या बोलता है। द प्रेजिडेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सही है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द सॉलिसिटर जनरल इज द हाइएस्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नहीं बाबा, ये तो नहीं पढ़ा हमने।
The Union Council of Ministers can function for some time even after death or resignation of Prime Minister. ना 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 ना, जब भी प्राइम मिनिस्टर की डेथ या उन रिज़ाइन दे देते हैं तो उसी टाइम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व होता है, तो वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। दूसरा भी गलत। इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली द होम मिनिस्टर कैन प्रिसाइड। नो, प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस पर होम मिनिस्टर जो है वो इमरजेंसी के बारे में मीटिंग नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर वही यहाँ पर एमसीक्यू बन रहे हैं और ये सवालात आए हुए हैं। ठीक है। All right. So coming to the next question, which is according to the Article 74 of Constitution of India, which of the following statement relating to the advice tendered by ministers to the president would be correct? देखिए, इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड टू एनी कोर्ट। देखिए, अब यहाँ पर बोलता है कि मिनिस्टर्स जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, उनकी इंक्वायरी कहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, क्या वो हाई कोर्ट में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है, क्या वो जो है किसी भी कोर्ट में हो सकती है, या वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, या किसी भी कोर्ट में हो सकती है, या फिर वो हाई कोर्ट में हो सकती है। तो ध्यान रखें, इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। ठीक है, ये किसी भी कोर्ट में इसकी इंक्वायरी नहीं होगी। ये कौन आर्टिकल 74 जब हम पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि उसकी इंक्वायरी तो हमने ये, जब मैंने आपको 74 पढ़ाया था, ये सब आपको याद आना चाहिए कि मैंने आपको किस तरीके से वो पढ़ाया था। ठीक है, तो इसकी इंक्वायरी आप किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते हो। वो जो सजेशंस देते हैं, वो जो एडवाइसेस देते हैं, वो देते हैं प्रेसिडेंट को, उसको आप इंक्वायर नहीं कर सकते हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ हाउ आर द सैलरीज एंड एलोवेंसेस ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स डिटरमिन्ड। अब इनकी जो सैलरीज़ हैं और एलेवेंसेस है यूनियन मिनिस्टर्स की, वो कहाँ पर डिटरमिन की जाती है। वो आपके पास ऑप्शंस है, क्या वो कैबिनेट सेक्रेटरीट में की जाती है, क्या वो पार्लियामेंट में की जाती है, क्या वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिसाइड करता है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिसाइड करते हैं। तो कौन करते हैं? आंसर वुड बी दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में उनकी सैलरीज और एलेवेंसेस जो है यूनियन मिनिस्टर्स की, वो डिटरमिन की जाती है। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैव मेड द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपको याद होगा। कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाउंड करता है कि उनको एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी किनसे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो बताइए 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 बताइए। द राइट आंसर वुड बी 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट। पहले तो इसमें किया था, फिर इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट आ गया था, इसने इसको थोड़ा सा जो है इम्प्रूव किया था, और लेकिन रिकन्सिडरेशन का मसला इसमें उन्होंने ऐड किया था। ठीक है, रिकन्सिडरेशन ऑफ बिल्स। आंसर वुड बी ए 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट्स। इन्होंने ये बाउंड किया था प्रेसिडेंट साहब को कि आपको यूनियन ऑफ जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी आपको राय लेनी पड़ेगी किसी भी एग्जीक्यूटिव कार्य में। चलते हैं, हम अगले सवाल की बात करेंगे। विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेवेंट टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट डील विद द रिलेशनशिप ऑफ प्रेसिडेंट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए 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 देखिए, मैंने आपको यही पढ़ाया है ना, सेम टू सेम इसी तरीके से मैंने आपको, इसी वजह से मेरे जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो टू द पॉइंट होते हैं। देखिए, मैंने कल आपको पढ़ाया था रिलेशनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, पढ़ाया था ना। तो मैंने आपको क्या बोला था, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन कौन से आर्टिकल में उनकी रिलेशनशिप को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 74, 75 एंड 78 वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी 74, 75 और 78 में इनकी जो रिलेशनशिप्स है बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो डिफाइन की गई है। ये याद रखना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने चुन चुन कर लाए हैं आपके लिए, सो दैट आपके लिए जो है बेटर क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल मिले। ठीक है, ओके।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए, द अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट टू द लोकसभा इज। देखिए, बोलता है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है, इनकी उनकी जो जिम्मेदारी होती है किन की, प्राइम मिनिस्टर की और कैबिनेट की। कैबिनेट भी मैंने आपको बता दिया और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया पिछले लेक्चर में। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा में, क्या वो इंटरमिटेंट होती है, क्या वो इनडायरेक्ट होती है, क्या वो सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे होती है, क्या वो डायरेक्ट, कंटिन्यूस एंड कलेक्टिव होती है। तो आंसर वुड भी, देखिए, इंटरमिटेंट तो नहीं होती है, बीच बीच में थोड़ी होती है, इनडायरेक्ट बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ये तो नहीं होता भाई साहब। तो इसमें आंसर है डायरेक्ट, कंटिन्यूस एंड कलेक्टिव वुड बी द राइट आंसर। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डायरेक्ट होती है, लगातार होती है, और कलेक्टिव होती है। कलेक्टिव मैंने आर्टिकल 75 याद कर लो, समझ गए ना। चलिए जी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, यानी चेयरमैन होता है उनका, और वही रिप्रेजेंट करते हैं जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं किसी भी कंट्री की। ओके, किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल मीटिंग्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, ये मैंने अभी आपको 3 बार बता दिया है कि आर्टिकल 75 में ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एनरिच करता है, ठीक है। चलिए जी, इसका आंसर है आर्टिकल 75। देखिए, दड़ादड़ हम सवालात करते हैं। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है किस में गिवन है, ये वाला पोर्शन जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, बताइए बताइए बताइए। क्या 42nd में आया था? नहीं जी, 41 में नहीं आया था, 42nd में आया था, ठीक है। 43 और 72 तो इसके साथ तो कोई डील ही नहीं है इसके साथ, तो 42nd वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। समझ आ गया ना। जहाँ पर भी आपको आपको कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है, कीवर्ड्स आपको देखने हैं और फिर आर्टिकल और अमेंडमेंट से याद रखने हैं। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो अब हम देखेंगे, एक बहुत बड़ा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, लेकिन घबराए मत। हम देखेंगे आर्टिकल 74 क्या कहता है, ठीक है। ओके, सिर्फ बताना है 74 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट याद रखना है। देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। क्या इतना ही गिवन है? देखते हैं। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। सिर्फ उन्हीं एडवाइसेस से उनको चलना पड़ेगा। देखिए, अब हम आगे देखेंगे सही सही डेफिनेशन क्या है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, ठीक है, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ठीक, ओके, who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice provided that the president may require the council of ministers to reconsider। बिल्कुल रिकन्सिडरेशन के लिए उन्होंने बोला था। such advice either generally or otherwise the president shall act accordance with, हाँ, द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकन्सिड्रेशन। हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट उनको रिकन्सिड्रेशन के लिए बोल सकता है, लेकिन उसके बाद जो है प्रेसिडेंट डिनाई नहीं कर सकता है एसेंट से, फिर उनको एसेंट देना पड़ेगा, ठीक है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, और अदरवाइज नहीं, ये नहीं है। द राइट आंसर वुड बी, देखिए इस स्टेटमेंट में जो है पूरी जानकारी हमें मिलती है आर्टिकल 74 की। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ठीक है। आपको जो देखिए, ये लंबे चौड़े सवाल से आपको ये समझ आना चाहिए कि जब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे, आर्टिकल 74 75, ठीक है, इनमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो इनके स्टेटमेंट्स हमें ध्यान में रखने हैं कि पूरी डिटेल में, यानी कि मैं जो आपको कभी कभी आर्टिकल में कहानी बोलता हूँ ना, वो कहानी नहीं होता है, वो यही सब कुछ होता है जो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसी आर्टिकल में किसी स्टेटमेंट में आधी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो फिर हमें पहचानना होता है कौन सा वाला सही डेफिनेशन बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा।
है वो नॉमिनल हेड है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है ना वो कौन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है। तो ये सारा सिस्टम आपको फेडरल सिस्टम देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटर नहीं, यूनिवर्सल एडर नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको ये सब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीधे लोगों से डायरेक्ट इलेक्शन से चुन करके आते हैं। तो उस वजह से जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है तो फिर जो काउंसिल, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो किन के पास होते हैं, वो जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं। द राइट आंसर वुड बी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें होते हैं। ठीक है, ओके, इसीलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इतने पावरफुल है और प्रेसिडेंट के पावर्स थोड़े से बाउंड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है। चलिए जी स्टार्ट, अब हम देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर हमें और इन स्टेटमेंट्स को देखना होगा और देखना है कि कौन सा वाला करेक्ट नहीं है जब हम बात करते हैं रिलेशंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द it is recognized by the constitution. Yes, it is recognized by the constitution क्योंकि 74 में ये मेंशन किया गया है। The number of its members is not specified in the constitution. ठीक है, नहीं। It is working as per the provisions in the constitution. ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। चलिए आगे अगला ऑप्शन देखेंगे। इट्स मेंबर्स एंड देयर रैंक्स आर डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन कौन सा गलत है, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा है, जो गलत स्टेटमेंट है। ये मेंशन किसी जगह है ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मिनिस्टर्स हैं वो मतलब उनको ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो चलना है, लेकिन वो पॉलिसी जो है वो अमेंड कर सकते हैं। वो ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं कि उनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में उनकी जो वर्किंग होगी वो एज़ पर दी कॉन्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, बाकी लॉज वगैरह तो कॉन्स्टिट्यूशन ही चलाएगा। एक रूल फ्रेमिंग बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत ही चलना है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इट्स वर्किंग इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन इज़ वेस्टेड इन दे। देखिए, मैंने आपको ये जो है पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने आपको लास्ट वाले जो मैंने जिस लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया है उस लेक्चर के पीडीएफ में भी आपको ये क्लियर कट मिलेगा। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं यूनियन के, वो वेस्ट होते हैं किनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कैबिनेट को भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी नहीं। ये किसको होते हैं, यूनियन कैबिनेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सो हियर इट इज। ठीक है, द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the executive the executive powers of the union is vested in the president of India. All right, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। whenever the constitution requires the satisfaction of the president for the exercise of any power or function by him, it means, देखते हैं, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन मांगता है कि जो अगर वो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन मांगते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनके पावर्स एंड फंक्शंस है, उनकी सेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेटिस्फाई होने चाहिए। क्योंकि 72 देखिए आर्टिकल्स, ये क्या बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या आया था, उसमें वो बाउंड हुए थे ना। कौन बाउंड हुए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड हुए थे। और उनमें वो ये कहते हैं कि जो उनको एड एंड एडवाइस जो है, जब तक, अब जैसे कोई भी प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो कोई भी फैसला सुनाते हैं या कोई भी एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें सेटिस्फाई नहीं है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी, जो कि वो मतलब वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑब्लिगेशन है कि उनको वो लेना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन मतलब द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ओके। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज MCQ सेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट
टॉपिक होगा, यानी हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, देखिए हमें तो पढ़ना बिल्कुल सब कुछ है, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है पॉलिटिकल सिस्टम सिलेबस में। तो पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था कि पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे लेजिस्लेचर आते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने ख़त्म किया है, और उसके बाद हमारी जुडिशरी भी आते हैं। तो हमें ये सारे जो हैं कंप्लीट करने पड़ेंगे। मैं आपको ब्रीफ पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आप टेंशन मत लो कि आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। लकीली थोड़े दिन बढ़ गए हैं, तो इसमें हम थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। तो आप जो है देखते रहिए और करते रहें तैयारी अपनी एग्ज़ाम की। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ आपकी कामयाबी की। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन खुदा हाफिज़।